नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि 23 लाख रुपया भरिए और दुबई का परमानेंट वीज़ा पाइए, तो आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो जाना चाहेंगे? मुझे लगता है तकरीबन सभी लोग जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बेटर लाइफ चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेटर एयर चाहिए, और वो चीज़ चाहिए जो हमारे जीवन के साथ एक न्याय कर सके। और ये मजाक नहीं है बिल्कुल भी। आज से 8 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, कि 23 लाख रुपये भरिए और दुबई की परमानेंट सिटीजनशिप पाइए। हालांकि वो न्यूज़ फ्रॉड थी, फिर भी एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। पैसा नहीं दिया था, वो अलग बात है, लेकिन अगर पैसा मांगते तो देते भी अवश्य। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अपना घर, जमीन, जायदाद, ये सारी चीज़ें बेचकर भी हम बाहर के देशों में जाना चाहते हैं? वो कौन सी मजबूरी है जिससे हम लोन लेकर भी इंडिया छोड़कर हम बाहर जाना चाहते हैं? जिस देश में हम जन्मे हैं, जहाँ पे हम पले बड़े हैं, उस देश को छोड़कर हमें बाहर जाना पड़ता है। कौन सी मजबूरी है? आज मैं और आप, हम दोनों इस मुद्दे का निवारण करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे और बात करेंगे इस मुद्दे पर। ये क्या मजबूरी है कि हम भारत को ही छोड़कर बाहर जा रहे हैं? बहुत सारे रीज़न है इस बात के, एक एक करके हम सारे रीज़न जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक इंडियन ओरिजिन लड़का न्यूजीलैंड में रह रहा था। 3-4 साल के बाद उस लड़के को न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिल गई। तो उसने एक बाकायदा वीडियो बनाया। इंडिया का टी शर्ट पहन के आया था वो बंदा, फिर लोगों के सामने चीयर्स किया, फिर उसी टी शर्ट को निकाल कर अंदर न्यूजीलैंड का टी शर्ट पहना था और वो लोगों को दिखा रहा था कि मैं खुश हूँ कि न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मुझे मिल गई। और हमारे जो लड़के यहाँ से बाहर जाते हैं, वो भी कोई सही ढंग से वहाँ पे नहीं रह रहे, वहाँ पे गंद ही मचा रहे हैं। वहाँ जाकर लड़कियों के साथ रेसिज्म करना, लड़कियों के साथ मिसबिहेव करना। एक यूट्यूबर है, यहाँ से ईरान गया था और ईरान से तुर्की गया था। तुर्की जाने के बाद वहाँ की एक कॉमन लड़की के साथ वो हिंदी में भद्र भद्र भाषाएं बोल रहा था, उसके बॉडी ऑर्गन्स के बारे में खराब बातें कर रहा था। उस लड़की को तो समझ में नहीं आएगी हमारी भाषा, लेकिन वहाँ की सरकार ने जब वो वीडियो चेक किया अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, तो मालूम हुआ कि ये तो बदतमीजी कर रहा था। उस लड़के को जेल में डाल दिया है, आज तक जेल में है। और वो एक पढ़ा लिखा यूट्यूबर है। तो सोच लो, पढ़े लिखे लोगों की ये हालत है, तो अनपढ़ लोग आज वहाँ जाकर क्या करते होंगे? तो हमारे लोग जो बाहर जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू डाउन कर रहे हैं। और यही कारण है कि इंडिया की पासपोर्ट रैंक जो 59वें स्थान पर थी, आज 77 नंबर पर है। सबसे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक इंडियन ओरिजिन लड़का न्यूजीलैंड में रह रहा था। 3-4 साल के बाद उस लड़के को न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिल गई। तो उसने एक बाकायदा वीडियो बनाया। इंडिया का टी शर्ट पहन के आया था वो बंदा, फिर लोगों के सामने चीयर्स किया, फिर उसी टी शर्ट को निकाल कर अंदर न्यूजीलैंड का टी शर्ट पहना था और वो लोगों को दिखा रहा था कि मैं खुश हूँ कि न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मुझे मिल गई। और हमारे जो लड़के यहाँ से बाहर जाते हैं, वो भी कोई सही ढंग से वहाँ पे नहीं रह रहे, वहाँ पे गंद ही मचा रहे हैं। वहाँ जाकर लड़कियों के साथ रेसिज्म करना, लड़कियों के साथ मिसबिहेव करना। एक
यूट्यूबर है, यहाँ से ईरान गया था और ईरान से तुर्की गया था। तुर्की जाने के बाद वहाँ की एक कॉमन लड़की के साथ वो हिंदी में भद्र भद्र भाषाएं बोल रहा था, उसके बॉडी ऑर्गन्स के बारे में खराब बातें कर रहा था। उस लड़की को तो समझ में नहीं आएगी हमारी भाषा, लेकिन वहाँ की सरकार ने जब वो वीडियो चेक किया अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, तो मालूम हुआ कि ये तो बदतमीजी कर रहा था। उस लड़के को जेल में डाल दिया है, आज तक जेल में है, और वो एक पढ़ा लिखा यूट्यूबर है। तो सोच लो, पढ़े लिखे लोगों की ये हालत है तो अनपढ़ लोग आज वहाँ जाकर क्या करते होंगे। तो हमारे लोग जो बाहर जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू डाउन कर रहे हैं, और यही कारण है कि इंडिया की पासपोर्ट रैंक जो 59वें स्थान पर थी आज 77 नंबर पर है। और बात केवल पासपोर्ट रैंक की नहीं है, हम दुनिया के सारे इंडेक्स भी मिलाए, जैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान 134वें नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत का स्थान 111वें नंबर पर है। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत का स्थान 128वें नंबर पर है। वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, भारत का स्थान 119वें नंबर पर है। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स, पीस का मतलब किस देश में कौन सी कानून व्यवस्था शांति बनाए रखती है, किस तरह से लोग यहाँ पर कानून का सपोर्ट करते हैं, क्राइम कितना कम है, वो सारे क्राइटेरिया मिलाकर वर्ल्ड पीस इंडेक्स बनता है। और उसमें हमारा नंबर 163 देशों में से 159वें स्थान पर हम है। तो आप सोच सकते हैं इस देश की हालत क्या होगी। इस देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स 138वें नंबर पर है। एक चीज़ में हम आगे है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रदूषित है या फिर दुनिया में प्रदूषण फैलाता है, तो उस नंबर में हम तीसरे नंबर पे आएंगे। एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आगे है, और ये हंसने वाली बात तो है ही नहीं, ये बात शर्मजनक बात होनी चाहिए कि जो दुनिया के लिए खतरा है उसमें हम सबसे आगे है। तो हम कहीं ना कहीं दुनिया के लिए खतरा ही है, ये सोचने वाली बात है। मान लो कोई बड़ा कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करने वाला लड़का इंडिया में रह रहा है, 30-35 करोड़ की संपत्ति है उसके पास, 2 करोड़ का बंगलोज है उसके पास। तो आप सोचो कि क्या कमी है उस बंदे के पास? कमियां है, कमियां मैं आपको गिनाता हूँ कमियां क्या है। वो बंगलोज है, घर के अंदर सेफ है, अच्छा लाइफस्टाइल है उसका, लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकलेगा सड़क आएगी, सबसे पहले सड़क में आएंगे गड्ढे, गड्ढे से बच जाओगे तो आएगी ट्रैफिक, ट्रैफिक से बच जाओगे तो आएंगे रोड पे जो घूमने वाले रोमियो होते हैं। अगर गलती से आपकी गाड़ी को टच हो गया, आपकी गलती हो ना हो, वो आपके साथ बदतमीजी करेगा ही करेगा। इन सारे क्राइटेरिया को मिलाओ तो कोई ऐसा आदमी जो अच्छी खासी कमाई कर रहा है, अच्छी खासी जॉब कर रहा है, जो अच्छी लाइफस्टाइल की उम्मीद रखता है, एक अच्छे टैक्स पेयर के बाद भी, तो उसको वो लाइफस्टाइल नहीं मिलती है इंडिया में, तो क्यों रहेगा इंडिया में? आप अपनी जात से ही पूछो क्यों रहेगा। अगर आपके पास वो सारी सहूलियत होती तो क्या आप रहते? आप कभी नहीं रहते इस देश में। आप तुरंत उस देश में जाते जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, आपके बच्चे को सरकारी स्कूल मिलती है, आपके बच्चे को सरकारी अस्पताल मिलता, आपको ना कि प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में अपने बच्चे को या अपने आप को भेजना पड़ता। इवन भारत में एक भी सिटी ऐसा नहीं है जिसको हम वर्ल्ड के बेस्ट सिटियों के साथ कंपेयर कर सके, कंप्लीट कर सके। हमारी 2 राजधानियाँ, एक हमारी मेन राजधानी दिल्ली और दूसरी फाइनेंशियल कैपिटल हमारा बम्बई, या हम कहें 4 बड़े शहर जो हमारे हैं, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, इस सारे शहर, इसमें से कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना हो, जहाँ पे वाटर पोल्यूशन ना हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पे लोग शांति से अपने परिवार के साथ बाहर घूम सके और महिलाएं रात को 12 बजे भी बाहर निकल सके। एक भी सिटी नहीं है। अगर आप मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में सेफ्टी के नाम पे भी जीरो ही है, आज भी होगी थोड़ी बहुत
वीमेन सेफ्टी, लेकिन वो इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से आज भी नहीं है। मुंबई की लोकल ट्रेन में जाओ, इतनी धक्का मुक्की होती है कि एक ही ट्रेन में जो 50 लोगों की जगह होगी, वहाँ कम से कम 120 से 130 लोग जाते हैं उस डिब्बे में। रोजाना 5 लोग मुंबई लोकल में मौत को हासिल करते हैं। उसकी मंजिल मौत नहीं थी, उसकी मंजिल अपनी जॉब थी, अपना घर था। लेकिन जब वो घर से आदमी निकलता है तो उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ एक ही चिंता में रहती है कि मेरा पति, मेरा भाई या मेरा बेटा क्या शाम को घर वापस लौटेगा। ये चिंता खाती है इंसान को, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आएगा। हमें क्या समझ में आएगा? अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, हमारा नेता विश्व का सबसे बड़ा नेता है, हम विश्व गुरु बन चुके। अरे किस बात के विश्व गुरु भाई, किस बात के? अपने ही मन में एक सपना संजो लिया कि हम विश्व गुरु बन गए। आप बन गए। देश की राजधानी जो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी है हवा के मामले में, दुनिया में 500 शहर है तो उसमें से 260 शहर भारत में है पॉल्यूटेड। अगर टॉप 100 पॉल्यूटेड सिटी की बात की जाए तो उसमें से 78 सिटी इंडिया के हैं। अगर टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटी की बात की जाए तो उनमें से 42 पॉल्यूटेड सिटी इंडिया के हैं। अगर आप टॉप 10 की भी इवन बात कर लीजिए तो 10 में से 9 सिटी इंडिया के हैं। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसे आप अपना दुश्मन मानते हैं, वो भी हमसे आगे है। वहाँ भी एयर पोल्यूशन का मामला हमसे कहीं ज़्यादा पीछे है। तो हमारे पास ना अच्छी हवा है, ना स्वच्छ पानी है। पानी की बात कर लीजिए, अगर आप कोई भी डेवलप कंट्री में जाएंगे, फॉरेन कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे लोग पानी कौन सा पीते हैं? नल का पानी पीते हैं। क्यों? उनको भरोसा है कि ये पानी स्वच्छ होगा। और हमारे घर में नल का पानी आता है, और नल में भी हम जाली लगाएंगे और वहाँ से भी जो पानी आएगा वो भी हम नहीं पिएंगे, बीच में हम लगाएंगे वाटर प्योरीफायर। तो हमें अपनी सरकार पर भी भरोसा नहीं है, अपने आप पर भी भरोसा नहीं कि ये पानी स्वच्छ होगा। नहीं भी आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, पानी स्वच्छ नहीं आता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, हमारी सरकार भी एक्सेप्ट करती है, और बेशर्मी से सरकार तो एक्सेप्ट करती है। तो हमारे पास ना अच्छा पानी है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छे रोड है, और अच्छा खाना, चलो बाहर के खाने को छोड़ दीजिए, उसकी हालत तो हम सब जानते ही है कि वहाँ पे तो कितनी गंदगी है। घर में जो आप खाते हो, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट ना होती हो। जब पानी में ही मिलावट है तो खाने पीने की तो हम खामखा बात कर रहे हैं, इसमें तो मिलावट होगी ही होगी। पनीर सल्फर ऑयल से बनता है, गोभी प्लास्टिक की आती है। कोई भी ऐसी चीज़ मुझे बताओ जहाँ पे मिलावट ना होती हो। और सरकारी तंत्र क्या करता है? घूस लेके आप बनाओ, हम आपके साथ है। यही चीज़ चल रही है इंडिया में। तो कोई इंसान जिसके पास पैसा है, यह अपना टैक्स पे करता है, वो क्यों रहेगा आपके देश में? वो जाएगा बाहर, अपनी मर्जी से जाएगा। हमें कोई हक नहीं बनता हम उसे रोके। और एक बात हमेशा याद रखना, जो यहाँ से बाहर जा रहा है वो सिर्फ इंसान नहीं जा रहा है, वो हमारा टैलेंट जा रहा है। आज हम बात करते हैं सुंदर पिचाई, किसका सीईओ है? गूगल का। नेल्सन मंडेला और अग्रवाल, आयुष अग्रवाल ट्विटर का सीईओ है। तकरीबन अमेरिका या फिर वर्ल्ड की जो भी बड़ी 20 कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों के सीईओ कौन है? इंडियंस है। और हम उस पर गर्व करते हैं कि देखो हम इंडियंस का राज वहाँ तक है। राज वहाँ तक नहीं है, आपका जो प्रीमियम टैलेंट था, IITian था, वो वहाँ पे गए हैं। तो आपको ये शर्म आनी चाहिए, इस पर गर्व करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसी बातों पे भी गर्व करते हैं। मेरे बहुत सारे रिलेटिव है जो यहाँ पे जो पापा लोग हैं उनके, वो एक ही बात करते हैं, ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये देश में शिक्षा अच्छी है, ये देश में एयर पोल्यूशन अच्छा है, इस देश में हर वो चीज़ जो इंसान के काम आती है या नहीं आती वो सारी अच्छी मान के ही बैठे हैं, क्योंकि वो एक बबल्स बना के जी रहे हैं। और उन सारे लड़कों के बेटे कहाँ पे पढ़ते हैं? बाहर। तो जिसको ये समझ में आता है कि यहाँ पे शिक्षा अच्छी है तो पढ़ाओ ना अपने बच्चे को यहाँ पे, क्यों बाहर भेजा हुआ है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं कि ये देश मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए आप अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं। छोड़ दीजिए वो सारी बातें, वो हमारे निजी मामलों की बात थी। अब बात करते हैं सेफ्टी पे। 2019 से 2023 तक
4 साल के अंतराल में 13 लाख लड़कियां मिसिंग हो चुकी है। कैन यू बिलीव दिस? फिर से सुन लीजिए, 13 लाख लड़कियां, और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। बात करें हम रेप की, तो इंडिया में प्रतिदिन रेप 86 होते हैं। अगर उसे हम मिनटों में काउंट करेंगे तो हर 15 मिनट पे एक रेप केस दर्ज होता है। यह तो हमारे देश की हालत है। उसके बाद विमेंस ऑफेंसिव की बात करेंगे हम। विमेंस ऑफेंसिव में प्रति घंटे की औसतन 61 विमेंस के साथ ऑफेंसिव घटनाएं बनती है, जिसमें स्टॉकिंग हो गया, जिसमें कोई छेड़छाड़ हो गई, वो सारी घटना काउंट करके ऑफेंसिव की बात हो रही है। और ये मामले सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं हो रहे हैं, ऐसे कई सारे मामले आज लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ भी हो रहे हैं। तो इस देश में ना पुरुष सेफ है ना महिला सेफ है। अरे बच्चे तक गुम हो जाते हैं। और एक नया जो स्कैम चल रहा है वो तो अलग ही है, उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। छोटे बच्चे हो गए या फिर बड़े बुजुर्ग हो गए, वो कहीं पे अकेले दिखे तो उसको किडनैप करके उसकी किडनी विडनी निकाल लेंगे, आँख फोड़ देंगे, शरीर पे अनगिनत स्क्रैचेस मारकर उससे भीख मंगवाया जाता है और वो भाग ना जाए भीख मांगने के टाइम पर, इसलिए उनको ड्रग्स दिया जाता है। और ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे सामने आती है, लेकिन हम उसे पढ़ने के लिए उचित है ही नहीं, क्योंकि हमें वही चीज़ चाहिए जो हमारे दिल को सुकून देती है, जो हमारे मन को सुकून देती है। हमें वो बात सुननी ही नहीं है जो सत्य है, क्योंकि सत्य कड़वा लगता है हमें। हम कभी भी वो बात नहीं सुनना चाहेंगे। सेफ्टी के नाम पर इस देश ने मुझे, कम से कम मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूँ, अंडा दिया है। और हमारे सामने और एक महत्वपूर्ण रीज़न है जो तकलीफ हर एक इंसान को देता है, लेकिन हम में से कोई भी उसके सामने देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम खुद उस रीजन के कारण है। वो है गंदगी। हमारे देश में 99% लोगों के पास ऐसा एटीट्यूड बन चुका है कि हम कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। कोई भी जगह हो, कितना भी साफ हो, आप चाहे नया मेट्रो स्टेशन देख लो, कोई एयरपोर्ट देख लो, वहाँ पे या पान की पिचकारी होगी या फिर कुरकुरे या चिप्स का कोई खाली पैकेट फेंक दिया होगा। हम कभी भी अपनी गंदगी को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमने इसे अपने एटीट्यूड बना लिया है। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप आज ही गूगल पे जाइएगा और एक चीज़, आपको जो टाइप देता हूँ उसे सर्च कीजिएगा, एक्सप्लोर इंडिया अनटिल इट्स अगली। आप टाइप कीजिएगा, आपके सामने एक गेम आएगा वीडियो के माध्यम से, जो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्री है या फिर अमेरिकन या फिर ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, वो लोग इस प्रकार का गेम खेलते हैं जिसमें भारत का मैप होगा गूगल मैप में। वहाँ पे कोई भी एक जगह सर्च करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कचरा है या नहीं है, और जिसको कचरा मिल गया वो विनर। ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है, लेकिन हम उस बारे में सोचेंगे भी नहीं, उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें वो देखना पसंद नहीं है। हमें एक ही चीज़ मालूम पड़ती है, अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए मेरा धर्म, मेरी जात, मेरी भाषा, मेरा परिवार, ये सब सबसे पहले है, ना कि 140 करोड़ की वैल्यू। गंदगी के नाम पर हम अंडा है, जैसे कानून, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर पोल्यूशन, सब में अंडा है, वैसे हम कचरे की अवेयरनेस के बारे में भी हम अंडा ही है। उसके बाद हम इजी डूइंग बिजनेस की बात करेंगे। और इसकी बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी इंडियंस यहाँ के देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न जो मैं बता रहा हूँ अभी वही है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, चाहे एजुकेटेड पीपल के लिए हो चाहे अनएजुकेटेड पीपल के लिए हो, किसी के पास एम्प्लॉयमेंट इतनी हद तक है ही नहीं। एक बंदा जिसके पास नौकरी नहीं है, अगर बाहर उसे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चाहे मजदूरी में ही, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसे बाहर मजदूरी में भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो अवश्य जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी। तो हमारे किसी बिजनेसमैन में इतनी हैसियत नहीं है कि वो नया इनोवेशन करके या स्टार्टअप करके इंडस्ट्री खड़ी कर पाएगा, नहीं है। जो बाहर से इंडस्ट्री आएगी वो भी यहाँ पे इतनी आसानी से इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे चाइना जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, जर्मनी जाओगे, रशिया जाओगे, अमेरिका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तो वहाँ पर अगर आपको बिजनेस करना है तो एक ही कागज़ आएगा, एक ही लेटर आएगा, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि भाई साहब आप इतना पॉल्यूशन कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो, आपको बिजली के लिए जो परमिशन चाहिए वो भी इसी में मिल जाएगी, फायर सेफ्टी के लिए परमिशन चाहिए वो भी इसी में मिल जाएगी, कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन चाहिए वो भी इसी में मिल जाएगी। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही लेटर में मिलेंगे। इंडिया में ये संभव नहीं है। इंडिया में आपने एक मूवी देखी होगी, हमारे देश के बहुत बड़े कलाकार है रजनीकांत, उनकी मूवी है शिवाजी द बॉस। उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। अगर आपको बांधकाम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले म्यूनसिपालिटी में जाओ, वहाँ से परमिशन लो, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो आपको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, तो बिजली के लिए आप बिजली विभाग में जाओ, वहाँ से परमिशन लो, बिजली आपके इधर आ जाएगी। फिर आपको फायर सेफ्टी चाहिए तो फायर सेफ्टी के लिए आप वापस फायर ब्रिगेड में जाओ, वहाँ पे आप परमिशन लो। उसके बाद आपको लिफ्ट चाहिए तो लिफ्ट के लिए आप परमिशन लो, और लिफ्ट में भी दो प्रकार है। लिफ्ट के लिए अगर आपने परमिशन ले ली तो लिफ्ट चलाने के लिए परमिशन अलग से लेनी पड़ती है। तो भाई साहब एक बाहर की कंपनी यहाँ पे आएगी तो हमें उसके लिए आसान जरिया बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके लिए मुश्किल जरिया बनाते हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए कर्मचारी या नेता ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इलीगली कैसे कमा सके उसकी नज़र वहीं पे होती है। तो इजी डूइंग बिजनेस इंडिया में संभव नहीं है, तो बाकी कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी। जो कंपनी ही नहीं आएगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? मुझे तो संभव नहीं लगता है। जो यहाँ के बिजनेसमैन है, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूँ, टेस्ला के मालिक हो गए इलोन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हो गए बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग मेटा के मालिक है, जिसमें इसके अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आता है। चाइना में आप जाओगे तो वहाँ पे BYD है, डिप्सिक है, वीवो, ओप्पो जैसी बड़ी कंपनियाँ हैं। जर्मनी में आप जाओगे तो मर्सिडीज जैसी कंपनियाँ हैं, फोर्ड अमेरिका की कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। और वो सारी कंपनियों के मालिक जब कंपनी की शुरुआत की थी ना, तब उन लोगों ने इनोवेशन करके शुरुआत की है, एक दुनिया में नया रिवॉल्यूशन लाए हैं। लेकिन इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है। आज हमारे पास एक भी कंपनी ऐसी नहीं है तो दुनिया में एक अहम छाप रखती हो, एक दुनिया में एक अहम हिस्सा रखती हो। आज हमारी अदानी देख लीजिए, आप क्या करती है, पावर प्लांट है, उससे ज़्यादा देखोगे तो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट, एसएस सीमेंट उसके अंतर्गत ही आती है। फॉर्चून तेल बनाती है, तो सीमेंट, तेल ये सब बेच के हम कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं हासिल कर पाएंगे। उसके लिए हमें हाईटेक बनाना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर में जाना पड़ेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन हमें लाना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। इवन टाटा भी, मैं टाटा का कभी अपमान नहीं करूँगा, क्योंकि जो उनसे बन सका है उन्होंने हमारे लिए किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन टाटा ने भी इनोवेशन के नाम पे कभी इतना बड़ा कोई हाईटेक नहीं किया है कभी भी। तो हमारी कंपनियां कम से कम टेक में या सेमीकंडक्टर में कुछ बड़ा करे, ये हमारी धारणा होनी चाहिए। लेकिन एक कंपनियां जो छोटी बड़ी कंपनी चलती है उसको अपने हिस्से में मिला के अपने साथ जोड़ लेते हैं और मुनाफा प्लस कर देते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां आज के दौर में है वो सरकार के साथ मिलकर ही बिजनेस कर पाएगी, उसके बगैर बिजनेस करने की हैसियत नहीं कोई भी कंपनी में। चाहे रिलायंस हो, चाहे अदानी हो, चाहे विप्रो हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी में इतनी हैसियत नहीं है। अगर आप वाकई में जो यहाँ का टैलेंट बाहर जा रहा है उसे रोकना चाहते हैं, इस देश को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि देश में कुछ बदल सकेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक प्रयास अवश्य करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करूँगा एजुकेशन की, क्योंकि कोई भी देश अगर वो बेहतर हालत में जाना चाहेगा तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। खाली हायर एजुकेशन नहीं, प्राइमरी से हमको देखना पड़ेगा। अगर प्राइवेट स्कूल को आप बंद कर दोगे तो केवल सरकारी स्कूल ही चलाएगी सरकार,
तभी जाके इस देश का कुछ भला हो सकता है। क्योंकि जो अपर क्लास है वो तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो इस देश का लोअर क्लास है उसे कभी भी उस मात्रा की शिक्षा नहीं मिल पाएगी जो एक अपर क्लास बच्चे को मिलती है। तो एक काम करिए सरकार कि आप सारी प्राइवेट स्कूल को बंद कर दीजिए, केवल और केवल सिर्फ सरकारी स्कूल चलाइए। जब प्रधानमंत्री का बच्चा, जब गृह मंत्री का बेटा, जब वित्त मंत्री का बेटा गरीब आदमी के बच्चे के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तभी इस देश की एजुकेशन सिस्टम बेहतर हालत में आएगी, अन्यथा वो चीज कभी संभव नहीं है। उसके बाद एजुकेशन हो गया है तो हेल्थ सेक्टर भी आप देखिए, हेल्थ सेक्टर में भी प्राइवेट जो अस्पताल है उसको बंद कर दीजिए, केवल और केवल सरकारी अस्पताल ही शुरू होने चाहिए। ये जो ट्रस्ट के नाम पे अस्पताल चलाते हैं, भैया मुझे आपके ट्रस्ट के अस्पताल की जरूरत नहीं है, मैं टैक्स गवर्नमेंट को देता हूं तो गवर्नमेंट मुझे सरकारी अस्पताल मुहैया करवाएगा। तो गवर्नमेंट अस्पताल में जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इवन मेरा मुख्यमंत्री भी जब बीमार होगा तो गवर्नमेंट अस्पताल में आएगा, जिस अस्पताल में बाजू के ही वार्ड में एक गरीब आदमी का बेटा भी उसी अस्पताल में दर्ज हुआ होगा, तब जाके हेल्थ सेक्टर इस देश का सुधर सकता है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? अब कोई बच्चा 5 साल का है, उसको आप दूध पिला रहे हो तो 20 साल तक क्या दूध ही पिलाते रहोगे क्या? उसके बाद उसको रोजगार भी तो चाहिए। तो एक बच्चा जो एजुकेटेड हो गया है उसके रोजगार के लिए क्या? तो सरकार को एजुकेशन के साथ स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जब तक स्किल वर्क नहीं होगा तब तक एजुकेशन किसी काम का नहीं है। तो सरकार को IIT, IIM, IC जैसी संस्थाओं को ऐसा बजट मुहैया कराना पड़ेगा जिसके हिसाब से वो संस्थान उस बच्चे को प्रैक्टिकल तौर पे तैयार कर सके, तभी जाके इस देश का युवा एक कंपनी में, बड़ी संस्थान पे काम करने के लिए एक सक्षम युवा होगा। तो युवा यहाँ पे नौकरी पाएगा, वो कभी बाहर नहीं जाएगा। इस देश में जो पूंजी बाहर जा रही है, जो टैलेंट बाहर जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट आपकी सबसे बड़ी समस्या है, उस पर आपको सबसे बढ़िया काम करना पड़ेगा। और ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये समाज का भी है, ये माता पिता का भी है। जब तक सरकार और जनता दोनों साथ में मिलकर कोई काम नहीं करेगी, एक बात हमेशा याद रखना, ना सरकार अकेली कुछ कर पाएगी, ना जनता अकेली कुछ कर पाएगी। दोनों को साथ में मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। एक अकेले से कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि जनता और सरकार और समाज, हम सब मिलकर इस देश के लिए एक बेहतरीन फ्यूचर की कल्पना करें, एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए काम करें। धन्यवाद।